Welcome students. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. Today I will explain biosynthesis of sucrose. This is second presentation in this series. In first presentation, I have explained how hexose phosphates are synthesized in the cytosol, and in this presentation I will explain how sucrose is synthesized from hexose phosphates in cytosol. The formation of sucrose in cytosol is preceded by conversion of sugar phosphates to sugar nucleotides by following reaction catalyzed by members of nucleoside diphosphate sugar pyrophosphorylase family of enzymes. साइटोसॉल में कोशिका द्रव्य में सुक्रोज का निर्माण होने से पहले शुगर फॉस्फेट्स का शुगर न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तन होता है. शुगर फॉस्फेट फॉर एग्जांपल हेक्सोज 1 phosphate. So this is a sugar phosphate. So by this reaction, this sugar phosphate or hexose 1 phosphate is converted into sugar nucleotide, that is a nucleotide with attached sugar molecule or hexose molecule. So this reaction takes place before formation of sucrose in cytosol. साइटोसोल में शर्करा सुक्रोज का निर्माण होने से पूर्व यह अभिक्रिया साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है. इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण एक विशेष श्रेणी के एंजाइम्स के द्वारा या एक विशेष कुल के एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है. इन एंजाइम्स को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट sugar pyrophosphorylase. So these enzymes which catalyze this type of reaction are known as nucleoside diphosphate sugar pyrophosphorylase enzymes. So now in this reaction, substrates are NTP, that is a nucleotide triphosphate, and second substrate is hexose 1 phosphate, and the products are NDP hexose, that is sugar nucleotide diphosphate with attached sugar molecule or hexose molecule is formed, and as a product pyrophosphate is also released. तो इस अभिक्रिया में क्रिया कारक के रूप में न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और हेक्सोज फॉस्फेट काम में आते हैं और उत्पाद के रूप में न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हेक्सोज का निर्माण होता है और साथ ही पायरोफॉस्फेट भी एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है. तो इन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. इट इज आइदर UTP as shown in the next reaction. यह UTP के फॉर्म में हो सकता है जैसा कि इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है और जो कि सुक्रोज के निर्माण में अभिक्रिया काम में आती है. लेकिन UTP के अलावा भी और 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स पाए जा सकते हैं. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जिससे आप सभी परिचित हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो वह भी एक शुगर न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है. इसी प्रकार से CTP और GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और CTP साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यह भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स के उदाहरण है. सुक्रोज के सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट काम में आता है वह यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है जिसे संक्षेप में UTP कहा जाता है. इन द साइटोसॉल, a specific UDP glucose pyrophosphorylase produces UDP glucose from UTP and glucose 1 phosphate. साइटोसॉल में सुक्रोज के निर्माण के लिए एक विशिष्ट एंजाइम UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज के द्वारा UDP ग्लूकोज का निर्माण होता है और UDP ग्लूकोज के निर्माण के लिए जो सबस्ट्रेट काम में आते हैं वह UTP और ग्लूकोज 1 phosphate होते हैं. UTP यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर UTP को प्रदर्शित किया गया है. यूरिडीन के साथ 3 फॉस्फेट के अणु जुड़े रहते हैं. तो इट इज ए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. तो इसी प्रकार से ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
जेटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यह भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हो सकते हैं, लेकिन सुक्रोज के संश्लेषण में यूटीपी या यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट को काम में लिया जाता है। यूटीपी के साथ जो दूसरा सबस्ट्रेट यानी जो हेक्सोस फॉस्फेट होता है वह होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, दिस इज यूटीपी और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। और इससे जो उत्पाद निर्मित होता है वह यूडीपी ग्लूकोज निर्मित होता है, अर्थात एक फॉस्फेट समूह यूटीपी से ग्लूकोज, एक फॉस्फेट समूह यूटीपी से निकल जाता है और उसके स्थान पर ग्लूकोज जुड़ जाता है। तो एक फॉस्फेट समूह निकल जाने पर दो फॉस्फेट समूह इसके साथ बच जाते हैं, यानी यूटीपी यूडीपी में परिवर्तित हो जाता है और साथ में एक ग्लूकोज अणु आकर के जुड़ने से यूडीपी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यूरिडीन, उसके साथ दो फॉस्फेट समूह जुड़े रहते हैं और साथ में एक ग्लूकोज का अणु आकर के जुड़ता है। तो इस प्रकार से एक फॉस्फेट समूह तो यूटीपी से रिलीज होता है और एक फॉस्फेट समूह जो ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ होता है वह भी रिलीज होता है। तो यह दोनों फॉस्फेट समूह मिलकर के पायरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं या पीपीआई का निर्माण करते हैं। तो समरी ऑफ द रिएक्शन इज, अभिक्रिया का जो सारांश होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूटीपी मिलकर के यूडीपी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही पायरोफॉस्फेट या पीपीआई भी एक उत्पाद के रूप में निकलता है। The utilization of pyrophosphates in vivo by other reactions drives this reaction to the right. तो जैसा कि अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के बारे में या अभिक्रियाओं की गति के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके होंगे, जब प्रोडक्ट्स की सांद्रता कम होती है, when concentration of products is less, then reaction is catalyzed in forward direction. तो ऐसी स्थिति में अभिक्रियाएं अग्र दिशा में उत्प्रेरित होती है। तो यहां पर भी पीपीआई का निरंतर प्रयोग, जो भी पायरोफॉस्फेट यहां निर्मित होता है वह निरंतर अन्य अभिक्रियाओं में कोशिका में काम में लिया जाता रहता है, जिससे पीपीआई की सांद्रता निरंतर कम बनी रहती है और पीपीआई की कम सांद्रता बने रहने से यह जो अभिक्रिया है वह अग्र दिशा में निरंतर चलती रहती है या उत्प्रेरित होती रहती है। So after formation of UDP glucose, two consecutive reactions complete the synthesis of sucrose from UDP glucose. UDP glucose का निर्माण होने के पश्चात दो क्रमिक अभिक्रियाओं के द्वारा सुक्रोज का निर्माण होता है। पहली अभिक्रिया में UDP ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यह दोनों क्रियाकारक या सबस्ट्रेट होते हैं। इन फर्स्ट रिएक्शन UDP ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर सबस्ट्रेट्स। UDP ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन अर्लियर रिएक्शन, जो इससे पूर्व की अभिक्रिया थी उसमें UDP ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे UDPG भी कहा जाता है, ग्लूकोज को भी शॉर्ट में G से इंगित करते हैं। तो UDPG is one substrate and fructose 6 phosphate which is present in cytosol formed by hexose phosphate or present in hexose phosphate pool. Synthesis of this pool we have discussed in earlier presentation. तो fructose 6 phosphate जो कि साइटोसॉल में उपस्थित होता है हेक्सोस पूल के रूप में, और इस हेक्सोस पूल का निर्माण या fructose 6 phosphate का निर्माण कैसे होता है यह हम एक पूर्व के प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में देख चुके हैं। तो यह दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं सुक्रोज 6 फॉस्फेट का, अर्थात यूडीपी के साथ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड है यह रिलीज हो जाता है और फ्रक्टोज के साथ जुड़ जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के जुड़ने से सुक्रोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। तो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जहां कार्बन नंबर 6 पर यह फॉस्फेट समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से सुक्रोज 6 फॉस्फेट निर्मित हो जाता है और यूडीपी ग्लूकोज में से ग्लूकोज चूंकि निकल गया या मुक्त हो गया है, अतः यूडीपी शेष रह जाता है। तो प्रोडक्ट्स के रूप में हमको यूरिडीन डाइफॉस्फेट या यूडीपी प्राप्त होता है और सुक्रोज 6 फॉस्फेट प्राप्त होता है। इन द सेकेंड रिएक्शन, जो इस अभिक्रिया के तुरंत बाद होती है, दूसरी अभिक्रिया इस अभिक्रिया के तुरंत बाद संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में यह जो सुक्रोज 6 फॉस्फेट होता है वह जल के साथ क्रिया करके सुक्रोज का निर्माण करता है, यानी सुक्रोज 6 फॉस्फेट में जो फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है वह मुक्त हो जाता है और उससे सुक्रोज अणु का निर्माण हो जाता है और साथ में एक अकार्बनिक फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मुक्त होता है। तो इससे पहले वाली अभिक्रिया यानी सुक्रोज 6 फॉस्फेट के निर्माण का उत्प्रेरण जिस एंजाइम के द्वारा किया जाता है वह है सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज। सो दिस रिएक्शन
in which sucrose 6-phosphate is synthesized is catalyzed by the enzyme sucrose 6-phosphate synthetase, and this second reaction in which phosphate समूह from sucrose 6-phosphate is released or cleaved is catalyzed by enzyme sucrose 6-phosphate phosphatase. तो phosphatase एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज 6-phosphate से फॉस्फेट समूह मुक्त हो जाता है, तोड़ दिया जाता है और सुक्रोज का निर्माण हो जाता है और एक अकार्बनिक फॉस्फेट भी इस अभिक्रिया में मुक्त होता है। यहां पर सुक्रोज 6-phosphate को सुक्रोज 6F-phosphate के रूप में प्रदर्शित किया गया है और जो एंजाइम्स के नाम है उनमें भी सुक्रोज 6F-phosphate phosphatase या सुक्रोज 6F सिंथेटेज एंजाइम यह नाम काम में लिए गए हैं। तो यहां पर 6 के साथ जो F जुड़ा हुआ है, इस F से तात्पर्य यह है कि इस सुक्रोज 6-phosphate अणु में जो फॉस्फेट समूह है वह फॉस्फेट समूह फ्रक्टोज 6-phosphate यानी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर उपस्थित होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, लेकिन यहां पर फॉस्फेट समूह भी साथ में अभी भी जुड़ा हुआ है और यह फॉस्फेट समूह यहां पर जो जुड़ा हुआ है वह फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 पर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर 6F, F का मतलब 6-phosphate जो है या फॉस्फेट समूह जो है वह फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर उपस्थित है, इसलिए यह नोटेशन 6F यहां पर काम में लिया जाता है। तो नोटेशन 6F इज यूज्ड in names of enzymes as well as in name of sucrose 6F phosphatase because phosphate group is present at the carbon number 6 of fructose molecule. So this is how sucrose is synthesized in the cytosol. इस प्रकार से cytosol में sucrose 6-phosphate का निर्माण होता है। The close association of the reversible formation of sucrose 6-phosphate with its irreversible hydrolysis renders the pathway of sucrose synthesis essentially irreversible in vivo, यानी प्रकृति में या in vivo यह जो उपरोक्त अभिक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय रूप से क्रियाशील रहती है। They take place in an irreversible manner and reason for that is the close association of sucrose 6-phosphate with its irreversible hydrolysis. The meaning is that in these two reactions, first reaction is a reversible reaction but second reaction is an irreversible reaction. इन दोनों अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया जो है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अधिक है तो ऐसे स्थिति के अंदर यह अग्र दिशा में उत्प्रेरित होती है, यदि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाए, सुक्रोज 6-phosphate की सांद्रता बढ़ जाए, तो ऐसे स्थिति में यह विपरीत दिशा में भी क्रियाशील हो सकती है, यानी सुक्रोज 6-phosphate से वापस यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6-phosphate का निर्माण हो सकता है। तो दिस फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, पहली अभिक्रिया जो है वह उत्क्रमणीय है, बट द सेकेंड रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, लेकिन जो दूसरी अभिक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय होती है, यानी यह एक ही दिशा में चलती है। और इन दोनों अभिक्रियाओं के आपस में अंतरंग रूप से जुड़े होने के कारण, इनका क्लोज एसोसिएशन होने के कारण यह संपूर्ण पथ जो है यानी सुक्रोज संश्लेषण का जो पथ है वह अनुत्क्रमणीय ही रहता है, इरिवर्सिबल ही रहता है। Here also it has been explained that notation 6F indicates that sucrose is phosphorylated at carbon 6 of fructose moiety. 6F नोटेशन से तात्पर्य है कि फॉस्फेट समूह जो है वह सुक्रोज के कार्बन नंबर, सुक्रोज में फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर उपस्थित होता है। Sucrose 6-phosphate synthetase and sucrose 6-phosphatase may exist as a supramolecular complex which facilitates more efficient metabolism than the isolated constituent enzymes due to substrate channeling. तो जो अभी हमने बात की कि जो संपूर्ण पथ है वह अनुत्क्रमणीय रूप से संचालित होता है। द होल पाथवे ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन एन इरिवर्सिबल मैनर, और इसके इरिवर्सिबल मैनर में संचालित होने का कारण यह है कि जो इन दोनों अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले एंजाइम हैं, यानी पहली अभिक्रिया को संचालित करने वाला सुक्रोज 6-phosphate सिंथेटेज और दूसरी अभिक्रिया को संचालित करने वाला सुक्रोज 6-phosphatase, यह दोनों एंजाइम एक सुप्रामोलिक्यूलर
कॉम्प्लेक्स के रूप में उपस्थित होते हैं, एक सुप्रा आणविक जटिल के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं या एक जटिल के रूप में पाए जाते हैं। और इन दोनों के एक साथ एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाने से इस उपापचयी पथ का एक दक्षता पूर्वक संचालन संपन्न हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स ए मोर एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस पाथवे, उस स्थिति की तुलना में जबकि यह दोनों एंजाइम एक दूसरे से पृथक पृथक उपस्थित होते। तो मीनिंग इज, अगर दोनों एंजाइम एक दूसरे से पृथक उपस्थित होते तो इस पथ का संचालन अपेक्षाकृत कम दक्षता से होता, लेकिन दोनों के एक साथ एक जटिल के रूप में उपस्थित होने से इस पथ का संचालन तुलनात्मक रूप से अधिक दक्षता से होता है। Had these enzymes present as separate entities, then this metabolic pathway would have been carried out less efficiently compared to when these two enzymes are present in the form of a supramolecular complex. When they are present as a supramolecular complex, this pathway is carried out in a more efficient manner. This is because of direct transfer of one enzyme's product to next enzyme in the pathway without complete mixing with the bulk phase. ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब दोनों एंजाइम एक साथ आपस में जुड़े होते हैं तो पहले एंजाइम का जो उत्पाद है वह तुरंत दूसरे एंजाइम को उपलब्ध हो जाता है और वह एंजाइम अगली अभिक्रिया को तुरंत उत्प्रेरित कर देता है। तात्पर्य यह है कि दोनों एंजाइम यदि अलग अलग उपस्थित हो तो उस स्थिति में यह हो सकता है कि कुछ समय के लिए सुक्रोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल में उपस्थित रहे, और यदि साइटोसोल में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में रिवर्सिबल नेचर होने के कारण इस अभिक्रिया के यह सुक्रोज 6 फॉस्फेट वापस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यूडीपी ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन चूंकि दोनों एंजाइम, इन दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम एक ही जटिल के रूप में पाए जाते हैं, तो पहले एंजाइम के द्वारा जैसे ही सुक्रोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है वैसे ही दूसरा एंजाइम क्रियाशील हो जाता है इस पर और इसको तुरंत इसमें से फॉस्फेट समूह को निकाल करके इसको सुक्रोज में परिवर्तित कर देता है। और दूसरी अभिक्रिया चूंकि अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, तो सुक्रोज की सांद्रता अधिक होने के उपरांत भी सुक्रोज से यह पुनः सुक्रोज 6 फॉस्फेट का निर्माण नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस सेकेंड रिएक्शन। तो इस प्रकार से दोनों एंजाइम के एक जटिल के रूप में साथ में होने से निरंतर एक ही दिशा में इरिवर्सिबल डायरेक्शन में या अग्र दिशा में या सुक्रोज संश्लेषण की दिशा में यह अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहां पर इस संपूर्ण पथ को एक बार पुनः प्रदर्शित किया गया है। यूटीपी और ग्लूकोज से यूडीपी ग्लूकोज का निर्माण होता है। यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिलकर के सुक्रोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। सुक्रोज 6 फॉस्फेट से सुक्रोज फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फेट समूह मुक्त हो जाता है और उससे सुक्रोज का निर्माण होता है। साथ ही इस पथ में सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का रेगुलेशन भी प्रदर्शित किया गया है, यानी यह जो एंजाइम है यह किस प्रकार से इसका नियमन होता है या रेगुलेशन होता है, इसकी एक्टिविटी किस प्रकार से कंट्रोल होती है। तो यह इस एंजाइम का सक्रिय रूप है। दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम व्हेन इट इज डीफॉस्फोराइलेटेड। So dephosphorylated form is active form of the enzyme. When this active form is rephosphorylated, यानी इस सक्रिय स्वरूप के साथ जब फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ जाता है तो यह सक्रिय स्वरूप निष्क्रिय स्वरूप में बदल जाता है। ऑब्वियसली फॉस्फेट समूह जुड़ने के लिए एक फॉस्फेट समूह की आवश्यकता होगी। यह फॉस्फेट समूह एटीपी के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और जो फॉस्फेट समूह रिलीज होता है वह फॉस्फेट समूह सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम में एक सेरीन रेजिड्यू के साथ जाकर के जुड़ता है और जब यह फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो यह एंजाइम निष्क्रिय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। सो दिस इज एंजाइम प्लस अटैच्ड फॉस्फेट समूह विद अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। यह अभिक्रिया एक विशेष रेगुलेटर के द्वारा संचालित होती है जिसे SNRK1 कहा जाता है और यह एंजाइम निष्क्रिय से सक्रिय रूप में तब परिवर्तित हो जाता है जब यह अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप पुनः इससे मुक्त हो जाता है। When this phosphate group is released from this enzyme and in that case active enzyme is again formed. So and this phosphate group is released by enzyme sucrose 6 phosphate synthetase phosphatase, यानी एक फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह फॉस्फेट समूह जब पुनः रिलीज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सेरीन रेजिड्यू से, तो उस स्थिति में सक्रिय स्वरूप का पुनः निर्माण हो जाता है।
So this is how the enzyme is regulated or sucrose 6-phosphate synthetase enzyme is regulated. थोड़ा और स्पष्ट इसको अगली स्लाइड में करेंगे. The sucrose 6-phosphate synthetase enzyme is regulated by a direct control through post-translational modification. The sucrose 6-phosphate synthetase is regulated by a direct control through post-translational modification. यानी sucrose 6-phosphate synthetase enzyme का जो नियमन होता है वह एक प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा होता है, डायरेक्ट कंट्रोल के द्वारा होता है, और यह डायरेक्ट कंट्रोल जो है वह एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है, पश्च अनुवादकरण रूपांतरण के द्वारा होता है. पश्च अनुवादकरण रूपांतरण या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से तात्पर्य है कि एंजाइम्स का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादकरण कहते हैं. अनुवादकरण के द्वारा एंजाइम का निर्माण होने के पश्चात उसकी संरचना में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है. तो उदाहरण के लिए इस एंजाइम के साथ फॉस्फेट समूह का जुड़ना या इस निष्क्रिय स्वरूप से वापस फॉस्फेट समूह का निकलना, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, यह दोनों ही जो है वह पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के उदाहरण है, पश्च अनुवादकरण रूपांतरण के उदाहरण है. इसके अलावा कुछ मेटाबोलाइट्स के द्वारा, उपापचयी पदार्थों के द्वारा और नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस के द्वारा, जिनको एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कहते हैं, उसके द्वारा भी सुक्रोज 6-फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम यानी इस एंजाइम का रेगुलेशन हो सकता है, जिसको अगली स्लाइड में और विस्तार से बताया गया है. सो पहला, इन द डार्क, रात्रि में जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से हेक्सोस फॉस्फेट नहीं बनेंगे, और हेक्सोस फॉस्फेट नहीं बनने से सुक्रोज का निर्माण भी नहीं हो सकता. तात्पर्य यह है कि रात्रि के समय सुक्रोज 6-फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो है उसको वह निष्क्रिय रूप में रहता है, क्योंकि रात्रि के समय सुक्रोज का निर्माण होना संभव नहीं है हेक्सोस फॉस्फेट्स की अनुपस्थिति के कारण. सो इन डार्क, phosphorylation of a specific serine residue on enzyme by concerted action of ATP and a specific kinase SNRK1 inactivates the enzyme. तो रात्रि के समय चूंकि एक्सोस फॉस्फेट्स नहीं होते, सुक्रोज का निर्माण नहीं होता, अतः एंजाइम सुक्रोज 6-फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वह निष्क्रिय स्वरूप में पाया जाता है, और इसको निष्क्रिय जो किया जाता है वह ATP और SNRK1 काइनेज, यह स्पेसिफिक काइनेज की सहायता से किया जाता है. और यह निष्क्रियण जो होता है, इनएक्टिवेशन जो होता है, वह एंजाइम के फॉस्फोराइलीकरण के द्वारा होता है, और यह फॉस्फोराइलीकरण एंजाइम पर उपस्थित सीरीन अमीनो अम्ल पर होता है, यानी सीरीन अमीनो अम्ल के साथ जाकर यह फॉस्फेट समूह जुड़ता है, जिससे एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है. द काइनेज SNRK1 is a hub within a network of interacting signaling pathways that phosphorylates and inactivates other enzyme too. तो यह काइनेज SNRK1 के द्वारा इस अभिक्रिया या जो यह अभिक्रिया का प्रकार है और एंजाइम का निष्क्रियण है, यह केवल इसी एंजाइम से संबंधित नहीं है, बल्कि अनेक अन्य पथों में अन्य एंजाइम्स के लिए भी यह SNRK1 एक संकेतक के रूप में कार्य करता है और फॉस्फोराइलीकरण का कार्य करता है, और उसके द्वारा एंजाइम्स को निष्क्रिय करता है. SNRK1 फुल नेम इज सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग 1 रिलेटेड प्रोटीन काइनेज. SNRK1 का जो पूरा नाम है वह है सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग 1 रिलेटेड प्रोटीन काइनेज. तो इस काइनेज एंजाइम SNRK1 और ATP की सहायता से फॉस्फेट समूह ATP से निकलकर एंजाइम में सीरीन अमीनो अम्ल पर जाकर जुड़ जाता है, जिससे एंजाइम का फॉस्फोराइलीकरण हो जाता है या सीरीन का फॉस्फोराइलीकरण हो जाता है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है रात्रि के समय. इन द लाइट, प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, उससे हेक्सोस फॉस्फेट्स का निर्माण होता है. जब हेक्सोस फॉस्फेट्स का निर्माण होता है तो चूंकि यह सुक्रोज के संश्लेषण के लिए सबस्ट्रेट है, तो इनकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे सुक्रोज का संश्लेषण भी बढ़ेगा, यानी सुक्रोज 6-फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम को अब सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है प्रकाश में या लाइट में, और उसको सक्रिय करके सुक्रोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है. एंड दिस इज डन बाय डीफॉस्फोराइलेशन, जो कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं. एक फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से एंजाइम के सीरीन अमीनो अम्ल पर जो फॉस्फेट समूह उपस्थित है उसको हटा दिया जाता है, और एंजाइम से फॉस्फेट समूह के पृथक हो जाने पर एंजाइम पुनः सक्रिय हो जाता है, और एंजाइम के सक्रिय हो जाने से सुक्रोज 6-फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और उससे सुक्रोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होने लगता है. The phosphorylation of the enzyme is also regulated by cytosolic metabolites.
तो यह फॉस्फोराइलीकरण के द्वारा जो एंजाइम का सक्रियण और निष्क्रिय होता है, यह कुछ साइटोसोलिक मेटाबोलाइट्स के द्वारा भी उत्प्रेरित हो सकता है। उदाहरण के लिए द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट्स काइनेज SNRK1। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यह काइनेज SNRK1 इस काइनेज को इनहिबिट करता है। जब यह एंजाइम इनहिबिट होगा तो उस स्थिति के अंदर सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के साथ फॉस्फेट समूह आकर के नहीं जुड़ पाएगा, यानी एंजाइम का निष्क्रियण नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अधिक मात्रा में उपस्थित है तो यह सुक्रोज संश्लेषण के लिए सबस्ट्रेट है। तो ऐसी स्थिति में साइटोसोल में सुक्रोज का संश्लेषण तेज गति से चलेगा, और तेज गति से तभी चल सकता है जब एंजाइम सक्रिय रूप में रहे, और एंजाइम को सक्रिय रूप में रखने के लिए आवश्यक है कि एंजाइम का फॉस्फोराइलीकरण ना हो पाए या फॉस्फोराइलीकरण संदमित हो जाए। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काइनेज SNRK1 को संदमित कर देता है, जिससे एंजाइम सक्रिय बना रहता है। और इसी प्रकार से जो फॉस्फेट समूह है, स्वतंत्र फॉस्फेट समूह, वह फॉस्फेटेज को संदमित करता है। फॉस्फेट इनहिबिट्स द फॉस्फेटेज, यानी वह एंजाइम जो निष्क्रिय स्वरूप का डीफॉस्फोराइलेशन करता है, वह एंजाइम फॉस्फेटेज होता है। तो जब फॉस्फेटेज एंजाइम सक्रिय होगा तो उस स्थिति के अंदर जो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, उससे फॉस्फेट समूह को पृथक कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम सक्रिय हो जाता है। तो जब फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वह फॉस्फेटेज को इनहिबिट कर देता है, और जब फॉस्फेटेज को इनहिबिट किया जाएगा तो उस स्थिति के अंदर एंजाइम का डीफॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति के अंदर एंजाइम लगातार निष्क्रिय बना रहेगा। तो इस प्रकार से इन दो मेटाबोलाइट्स के द्वारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के द्वारा फॉस्फोराइलीकरण को रोका जाता है, और फॉस्फेट के द्वारा डीफॉस्फोराइलीकरण को रोका जाता है। और इस प्रकार से भी इस एंजाइम का, यानी सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का नियमन किया जा सकता है। तो यह तो दो क्रियाविधियां थी जिसके द्वारा फॉस्फोराइलीकरण या डीफॉस्फोराइलीकरण के द्वारा सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का नियमन किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पदार्थों के द्वारा सुक्रोज 6 फॉस्फेट का सिंथेटेज का रेगुलेशन सीधा भी किया जा सकता है, या डायरेक्ट रेगुलेशन भी हो सकता है, यानी इस नियमन में फॉस्फोराइलीकरण या डीफॉस्फोराइलीकरण का कार्य नहीं होता है। द सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एंजाइम, यह सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज को सीधा भी उत्प्रेरित करता है या इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यदि हम देखें तो यह दो प्रकार से सुक्रोज सिंथेसिस को बढ़ाता है। पहला तो यह स्वयं भी सिंथेटेज एंजाइम को उत्प्रेरित करता है या एक्टिवेट करता है, और दूसरा ये SNRK1 को इनहिबिट करता है, और जिससे एंजाइम निरंतर सक्रिय फॉर्म में बना रहता है। तो इन दोनों ही क्रियाविधियों से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वह सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का नियमन कर सकता है। और इसी प्रकार से फॉस्फेट जो है वह इस एंजाइम को सीधा भी संदमित करता है, यानी सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम को सीधा प्रत्यक्ष रूप से भी संदमित करता है, एक एलोस्टेरिक इफेक्टर के रूप में कार्य करके। और संदमन का दूसरा प्रकार जो है वह डीफॉस्फोराइलीकरण के द्वारा भी है, यानी जो एंजाइम का डीफॉस्फोराइलेशन है उसको भी यह एंजाइम संदमित करता है या रोकता है, जिससे एंजाइम लगातार निष्क्रिय बना रहता है। तो मीनिंग इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दो प्रकार से, एक तो फॉस्फोराइलीकरण को संदमित करके, और दूसरा स्वयं एंजाइम को प्रेरित करके सुक्रोज के संश्लेषण की दर को बढ़ाता है। और फॉस्फेट इसको संदमित करने का कार्य करता है। फॉस्फेट सीधा भी सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम को संदमित कर सकता है, और दूसरा फॉस्फेटेज एंजाइम को संदमित करके भी सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम को निष्क्रिय स्वरूप में रखता है, और जिससे भी सुक्रोज का संश्लेषण संदमित होता है। तो इस प्रकार से सारांश में हम ये कह सकते हैं दैट हायर फोटोसिंथेटिक रेट्स इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है तो उस समय सुक्रोज संश्लेषण की भी दर भी अधिक होती है, और यह अधिक होने का कारण है ड्यू टू इंक्रीज इन हेक्सोस फॉस्फेट एंड डिक्रीज इन फॉस्फेट लेवल इन साइटोसोल। यह इसलिए होता है क्योंकि साइटोसोल में ऐसी स्थिति में हेक्सोस फॉस्फेट का संश्लेषण अधिक होता है, जो कि सुक्रोज के संश्लेषण के लिए सबस्ट्रेट है। तो ऑब्वियसली अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और सुक्रोज का संश्लेषण होगा, और साथ ही साथ साइटोसोल में फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है, और फॉस्फेट का लेवल कम होने से सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का संदमन कम होगा, क्योंकि फॉस्फेट इस एंजाइम को
संदमित करता है सीधा भी, और दूसरा इसको संदमित करता है फॉस्फोराइलीकरण के द्वारा भी। तो जब फॉस्फेट की मात्रा कम होगी तो एंजाइम का संदमन नहीं होगा और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, यानी सुक्रोज का संश्लेषण निरंतर चलता रहता है। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीजेस सुक्रोज सिंथेसिस, और इसके विपरीत यदि प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी तो ऐसी स्थिति में सुक्रोज संश्लेषण की दर भी कम हो जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया के विपरीत हो जाने के कारण, यानी हेक्सोस फॉस्फेट का निर्माण कम होने के कारण और साइटोसोल में फॉस्फेट की लेवल की अधिकता हो जाने के कारण। जब फॉस्फेट की लेवल की अधिकता हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम सीधा संदमित होता है, उससे भी सुक्रोज का संश्लेषण कम हो जाएगा और फॉस्फेट की अधिकता होने पर यह फॉस्फेटेज एंजाइम भी संदमित हो जाएगा, और जब फॉस्फेटेज एंजाइम संदमित हो जाएगा तो सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम का डीफॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, और जब उसका डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो एंजाइम निष्क्रिय रूप में रहेगा, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम निष्क्रिय स्वरूप में रहेगा और उसके फलस्वरूप सुक्रोज का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। So this is how sucrose synthesis is regulated by regulation of sucrose 6 phosphate synthetase enzyme। तो इस प्रकार से सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के नियमन के द्वारा सुक्रोज के संश्लेषण का नियमन किया जाता है। अभी जिस सुक्रोज संश्लेषण की प्रक्रिया की मैंने बात की वह ग्रीन टिश्यूज में या फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में होता है। इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज सुक्रोज माइट बी सिंथेसाइज्ड बाय another reaction which is catalyzed by sucrose synthetase enzyme। ऐसे ऊतक जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अप्रकाश संश्लेषित ऊतकों में सुक्रोज का संश्लेषण एक अन्य अभिक्रिया के द्वारा भी हो सकता है जो सुक्रोज सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो इस अभिक्रिया में यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज और यूडीपी का निर्माण करते हैं सुक्रोज सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो अंतर केवल इतना है, यूडीपी ग्लूकोज पहले वाले पथ में भी काम में आता था, लेकिन पहले वाले पथ में फ्रक्टोज के स्थान पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काम में आता था, तो यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काम में नहीं आता है, अपितु तो सीधा ही फ्रक्टोज का अणु काम में आता है। यह यूडीपी ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है, अर्थात यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज मुक्त होकर फ्रक्टोज के साथ जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं और यूडीपी पृथक हो जाता है या यूडीपी एक उत्पाद के रूप में रिलीज हो जाता है। So this is how sucrose can be synthesized in non-photosynthetic tissues. In bacteria like Pseudomonas saccharophila, sucrose is synthesized by a different mechanism involving sucrose phosphorylase enzyme। इसी प्रकार से कुछ जीवाणुओं में, उदाहरण के लिए Pseudomonas saccharophila नामक जीवाणु के अंदर सुक्रोज का संश्लेषण एक और भिन्न प्रक्रिया के द्वारा होता है जो सुक्रोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रक्टोज के साथ मिलकर सीधा ही सुक्रोज का निर्माण करता है। तो यहां अंतर यह है कि जो शुगर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण नहीं होता है, यानी यूडीपीजी काम में नहीं आता है, यूडीपी ग्लूकोज काम में नहीं आता है, तो सीधा ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट काम में आता है जो फ्रक्टोज के साथ संयुक्त होकर के सीधा ही सुक्रोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जो फॉस्फेट समूह होता है वह एक प्रोडक्ट के रूप में मुक्त हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सुक्रोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यह अभिक्रिया सुक्रोज फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। So this is all about mechanism of sucrose synthesis. Thanks for watching this presentation.